इंडिया के डेयरी इंडस्ट्री के तीन मेजर जाइंट्स हेरिटेज फूड्स, डोडला डेयरी और हैटसन एग्रो ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर में हेरिटेज फूड्स का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 9% बढ़ा और 1112 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी का एबिटा मार्जिन लास्ट ईयर के 8.2% से 6.9% तक गिर गया। कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 5% बढ़ा और 51 करोड़ रुपीस तक पहुंचा, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स थे। इनके बिना कंपनी के प्रॉफिट्स और वीक हैं। डोडला डेयरी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 2.13% बढ़ा और 1019 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी का एबिटा मार्जिन लास्ट ईयर के 9.6% से 9.1% तक गिरा। कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा कि प्राइसेस पास ऑन करने में टाइम लगेगा और तब तक कंपनी के नंबर्स में थोड़ी वीकनेस रहेगी। लेकिन मैनेजमेंट ने यह भी कहा कि जब प्रोक्योरमेंट प्राइसेस कम होंगे तो इससे कंपनी के प्रॉफिट्स इंप्रूव हो सकते हैं। हैटसन एग्रो का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 17% बढ़ा और 2427 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी ने 13.5% एबिटा मार्जिन भी रिपोर्ट किया। ईयर ऑन ईयर कंपनी का पैट और ईपीएस दोनों इंप्रूव हुए। आज के इस वीडियो में हम इंडिया के डेयरी इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम इंडस्ट्री का करंट कंडीशन समझेंगे, फिर डेयरी इंडस्ट्री के मार्केट और प्रोक्योरमेंट ट्रेंड्स को हम समझेंगे। हम इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन का कंडीशन और कंपनीज के एक्सपेंशन प्लान्स भी देखेंगे। एंड में हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और कंपनी के फ्यूचर स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देब, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया के डेयरी इंडस्ट्री के बारे में समझते हैं। देखो दोस्तों, इंडिया के डेयरी सेक्टर की वैल्यू 13 लाख करोड़ रुपीस है। ये एक बहुत बड़ी लेकिन फैली हुई इंडस्ट्री है। इंडिया में डेयरी का लॉन्ग टर्म कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। एनुअली ये सेक्टर 8 to 10% बढ़ रहा है। इस ग्रोथ के पीछे दो कारण हैं, इंडिया के मिडिल क्लास का ग्रोथ और पूरे देश में प्रोटीन अवेयरनेस का बढ़ना। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है और ये हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, इंडिया में दूध, दही, पनीर और फ्लेवर्ड मिल्क जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ रहा है। लेकिन यहीं इंडिया के डेयरी सेक्टर का स्ट्रक्चर यूनिक है। अमूल के पास अभी भी 40% से ज्यादा मार्केट शेयर है। बाकी मार्केट शेयर के लिए ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड रीजनल प्लेयर्स कंपीट करते हैं। हेरिटेज, डोडला और हैटसन जैसे प्लेयर्स के लिए ये फ्रैगमेंटेड मार्केट एक अपॉर्चुनिटी और चैलेंज दोनों है। इन तीनों कंपनीज के पास कंसोलिडेशन के थ्रू ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन मिल्क का पेरिशेबल नेचर, प्रोक्योरमेंट में वॉलेटिलिटी और कंज्यूमर्स का प्राइस सेंसिटिविटी इनके लिए चैलेंजेस भी हैं। इन तीनों प्लेयर्स का बिजनेस तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है: फार्मर्स से एफिशिएंटली मिल्क प्रोक्योर करना, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी बिल्ड करके प्राइसिंग पावर बढ़ाना और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ओन करके बिना लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ाए प्रोडक्ट्स का फ्रेशनेस मेंटेन करना। और फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकेंड क्वार्टर में प्रोक्योरमेंट इन्फ्लेशन कंपनीज के लिए एक चैलेंज रहा। मतलब मिल्क कंपनीज के लिए रॉ मिल्क के कॉस्ट्स बढ़ गए और इसका कारण सप्लाई का सीजनल ड्रॉप, फॉरवर्ड प्राइसेस बढ़ना और डिमांड साइकिल मिसमैच। लेकिन रिटेल प्राइसेस इतने तेजी से नहीं बढ़ सकते, इसलिए रॉ मिल्क के प्राइस राइज और रिटेल प्राइस इंक्रीज में 4 to 8 वीक्स का एक गैप होता है। इस पीरियड में अगर कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ते भी हैं, तब भी इनके मार्जिन्स कम ही होते हैं। डोडला के मैनेजमेंट ने डेयरी इंडस्ट्री के करंट सिचुएशन पे कमेंट किया। मैनेजमेंट ने एस्टिमेट किया कि डेयरी डिमांड एनुअली 4 to 5% बढ़ सकता है। उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया कि मीडियम टर्म में प्रोक्योरमेंट साइड और सेल्स साइड दोनों में 4 to 5% का इन्फ्लेशन हो सकता है। पिछले 30 सालों में मिल्क इन्फ्लेशन लगभग 10% CAGR के आसपास रहा है। तो मिल्क कंपनीज को इतना तो पता है कि प्राइसिंग पावर लॉन्ग टर्म में बढ़ती है और इससे शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन नियर टर्म में मैकेनिक्स काफी अनस्टेबल हैं। सीजनल फैक्टर्स, फॉर्डर कॉस्ट्स या सप्लाई वीकनेस, किसी भी कारण से जब प्रोक्योरमेंट प्राइसेस बढ़ते हैं, तब डेयरी कंपनीज के पास एक चॉइस होता है। ये या तो कॉस्ट अब्सॉर्ब कर सकते हैं और मार्जिन्स रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं तो ये कॉस्ट हाइक कस्टमर तक पास ऑन कर सकते हैं। लेकिन इससे इनके वॉल्यूम्स कम हो सकते हैं। ज्यादातर कंपनीज एक मिडिल ग्राउंड चूज करते हैं। ये ग्रेजुअली अपने प्राइसेस बढ़ाते हैं, जिससे इनके मार्जिन्स कम होते हैं, लेकिन कम टाइम के लिए। डोडला के मैनेजमेंट ने भी ये कहा कि नॉर्मल मार्केट में प्राइसेस पास ऑन करने में टाइम और एफर्ट्स लगते हैं और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम हो सकती है। और जब प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कम होते हैं तो कंपनीज तुरंत कॉस्ट कम नहीं कर देते। वो लैग के बाद जितनी देर हो सके प्राइसेस बढ़ा के ही रखते हैं। ये इंक्रीज प्राइसेस सीधा कंपनी के प्रॉफिट्स को बढ़ाते हैं। इसलिए ये तीन कंपनीज अपनी प्रोक्योरमेंट डेंसिटी और फार्मर्स के साथ रिलेशंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हेरिटेज के पास 3 लाख से ज्यादा फार्मर्स के साथ लिंक्स हैं। इन फार्मर्स को मंथली 3 बार पेमेंट्स मिलते हैं।
इससे फार्मर्स का लॉयल्टी मेंटेन रहता है। डोडला ने भी डेंसिटी बढ़ाने के लिए बिहार झारखंड में OSAM अक्वायर किया। हैटसन का वर्टिकली इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन इसे प्रोक्योरमेंट वॉलेटिलिटी मैनेज करने में मदद करता है। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बढ़ने के अलावा डेयरी इंडस्ट्री की कंपनीज 3 और फैक्टर से डील कर रही है। पहला, कंपनीज क्विक कॉमर्स के बढ़ते एक्सेप्टेंस के थ्रू एक नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैप्चर कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए कंपनीज को यूनिट इकोनॉमिक्स बेटर मैनेज करने होंगे। दूसरा, कंपनीज के पास ईस्ट इंडिया में एक्सपेंशन का पोटेंशियल भी है। इस रीजन में डिमांड स्ट्रांग है, लेकिन साउथ और वेस्ट के कंपैरिजन में ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का पेनिट्रेशन बहुत कम है। और तीसरा, कंपनीज दही, पनीर, फ्लेवर्ड मिल्क जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स स्केल करने की कोशिश कर रही हैं। इन प्रोडक्ट्स के मार्जिन्स मिल्क जैसे कमोडिटी से बेटर हो सकते हैं। कंपनीज भी इन तीनों स्ट्रैटेजीज को अलग अलग तरीकों से इंप्लीमेंट कर रही हैं। हेरिटेज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में योगर्ट पे फोकस कर रहा है। कंपनी ने अपने योगर्ट जेवी में स्टेक 94.4% तक बढ़ा दिया है। डोडला अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे फोकस कर रहा है। ये क्विक कॉमर्स में प्रेजेंट है और अपने यूनिट इकोनॉमिक्स मेंटेन कर रहा है। हैटसन एक इंटरेस्टिंग अप्रोच ले रहा है। कंपनी के चेयरमैन चंद्रमोगन ने कहा कि वैल्यू एडेड सेगमेंट इनके लिए मार्जिन नहीं है। उन्होंने कहा कि कंपनी के ब्रांड्स उन्हें वैल्यू दे रहे हैं। मतलब कंपनी सिर्फ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे फोकस नहीं कर रही, ये अपने कंज्यूमर फ्रेंचाइज पे फोकस कर रहे हैं जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं। हम इस स्टेटमेंट को वीडियो में आगे देखेंगे। चलिए अब इन तीनों फैक्टर्स को भी डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के डेवलपमेंट्स देखते हैं। देखो दोस्तों, इंडिया का डेयरी इंडस्ट्री एक फ्रैगमेंटेड और पेरिशेबल बिजनेस में ऑपरेट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर इनका अल्टीमेट मोट है। इस इंडस्ट्री के स्ट्रक्चरल चैलेंज के बारे में सोचो। बिना रेफ्रिजरेशन के मिल्क 48 आवर्स में ही खराब हो जाता है। इसे मल्टीपल रीजन्स के फार्मर से प्रोक्योर किया जाता है, फिर प्लांट्स में प्रोसेस किया जाता है, फिर इसे डेली पूरे देश में लाखों रिटेल टच पॉइंट्स तक पहुंचना होता है। इस पूरे प्रोसेस में किसी भी स्टेप में ब्रेक आना मतलब प्रोडक्ट्स खराब हो जाते हैं। जो कंपनीज लास्ट माइल फ्रेशनेस और कंसिस्टेंटली रॉ मिल्क प्रोक्योर कर पाते हैं, उनके ब्रांड को अच्छे सर्विस के कारण स्ट्रेंथ मिलती है और उस कंपनी के कॉस्ट भी कम होते हैं, जिसके एडवांटेजेस कंपाउंड होते रहते हैं। हेरिटेज एक फेडरेटेड सप्लाई चेन पे काम करता है, जिसमें प्रोक्योरमेंट एक डेली प्रोसेस है। डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे कंपनी के पास 7,300 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिससे कंपनी लगभग 2,05,000 रिटेल स्टोर्स को सप्लाई करती है। कंपनी अपने ओन पार्लर्स के थ्रू भी कस्टमर्स को सर्विस करती है। हैटसन डिस्ट्रीब्यूशन में एक अलग अप्रोच ले रहा है। कंपनी रिटेल आउटलेट्स ओन करके वर्टिकल इंटीग्रेशन बना रही है। कंपनी लगभग 4,300 डीलर कम डिस्ट्रीब्यूटर आउटलेट्स चलाती है। ये पार्टनरशिप्स नहीं है, ये कंपनी के ही एसेट्स हैं जिसे ये ओन करती है। ये स्टोर्स कंपनी के कंज्यूमर सेल्स का 18 to 20% डायरेक्टली हैंडल करते हैं। कंपनी के चेयरमैन ने इस पे कमेंट भी किया। उन्होंने कहा कि वो प्रोडक्शन टू सेल टाइम को कम कर देते हैं, जिससे उनके कॉस्ट भी कम हो जाते हैं। ट्रेडिशनल इंटरमीडिएरीज हटाकर हैटसन टाइम टू शेल्फ और पर यूनिट लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम कर लेता है। मिल्क जैसे पेरिशेबल बिजनेस में स्पीड से मार्जिन मेंटेन और ग्रो होता है। कंपनी के पास मिल्क और कर्ड के लिए रेफ्रिजरेटेड लॉजिस्टिक्स भी हैं, जिससे इसे अपने कॉम्पिटिटर्स पे एडवांटेज मिलता है। डोडला की बात करें तो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन ज्योग्राफी पे फोकस कर रहा है। ये अंडरसर्व मार्केट्स में डेंसिटी बिल्ड कर रहा है। कंपनी ने जुलाई 31, 2025 में ओसैम का एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया। इससे कंपनी को बिहार और झारखंड में वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म्स मिल गए। इन दोनों रीजन्स में कंपनी को लगभग 10% मार्केट शेयर और प्लांट्स, चिलिंग सेंटर्स, कलेक्शन नेटवर्क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी मिले। कंपनी के मैनेजमेंट ने ओसैम को एक डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट सिनर्जी कहा। तीनों कंपनीज का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी सिमिलर है। डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी से प्रोक्योरमेंट इंप्रूव होगा, क्योंकि फार्मर्स रिलायबल बायर्स प्रेफर करते हैं। इससे प्रोडक्ट्स का फ्रेशनेस भी मेंटेन रहेगा, जिससे कस्टमर्स कंपनी के प्रोडक्ट्स को हाई क्वालिटी मानेंगे। इससे कंपनी को प्राइसिंग पावर मिलेगा और डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी से कॉस्ट एफिशिएंसी भी बढ़ सकता है। अगर इंटरमीडिएरीज कम होते हैं तो प्रोडक्ट्स तेजी से मूव करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी के साथ साथ कंपनीज को सही चैनल्स भी चूज करने की जरूरत है। तीनों प्लेयर्स क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से अवेलेबल हैं, लेकिन ये सिलेक्टिव हैं। डोडला ने कहा कि ये क्विक कॉमर्स के थ्रू इंक्रीमेंटल रीच अचीव करता है, लेकिन ये कंपनी का प्राइमरी डिमांड पाइपलाइन नहीं है। योगर्ट जेवी में स्टेक बढ़ाने के बाद हेरिटेज अब अपना पार्लर्स एक्सपैंड कर रहा है। हैटसन किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करने की जगह अपने ओन आउटलेट्स पे ही फोकस कर रहा है। कंपनीज ईस्ट इंडिया में एक्सपेंशन भी प्लान कर रही हैं। सदर्न और वेस्टर्न मार्केट्स में सैचुरेशन है, लेकिन बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा जैसे ईस्टर्न रीजन्स में इनकम ग्रोथ के कारण कंजम्पशन बढ़ रहा है, लेकिन कंपनीज का पेनिट्रेशन अभी भी इन मार्केट्स में वीक है। इस रीजन में एक अर्ली मूवर अपॉर्चुनिटी है। जो भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोक्योरमेंट नेटवर्क बना लेगा, वो लॉन्ग टर्म कंज्यूमर फ्रेंचाइजेस कैप्चर कर पाएगा।
डोडला और हैटसन अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं, लेकिन इनकी स्ट्रैटेजीज अलग हैं। डोडला इनऑर्गेनिक पाथ पे फोकस कर रहा है। जैसा मैंने बताया, कंपनी ने बिहार झारखंड रीजन्स को कैप्चर करने के लिए ओसैम अक्वायर किया। एक्विजिशंस के थ्रू कंपनी को कस्टमर्स अक्वायर करने में टाइम और रिसोर्सेज स्पेंड नहीं करने होंगे। वहीं हैटसन अपने पुराने फाउंडेशन पे स्ट्रेटेजिकली बिल्ड कर रहा है। कंपनी ने मिल्क मंत्र अक्वायर किया और अब वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के साथ उड़ीसा से कोलकाता एक्सपैंड करने का प्लान कर रही है। कंपनी ने ईस्टर्न मार्केट्स के एक्सपेंशन को अपने रेवेन्यू और इनकम का फ्यूचर कहा। इस इंडस्ट्री में नेटवर्क इफेक्ट का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। जो प्लेयर अर्ली मूवर बनेगा वो फार्मर्स के साथ रिलेशनशिप्स बना पाएगा, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन भी एस्टैब्लिश कर पाएगा और ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर पाएगा। इन नए ज्योग्राफीज के साथ साथ कंपनीज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे भी फोकस बढ़ा रही हैं और इसका कारण सिंपल है, इस सेगमेंट में हायर मार्जिन्स होते हैं, तो इसे स्केल करने से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। हैटसन के चेयरमैन का इस सेगमेंट पे एक इंटरेस्टिंग टेक था। उनका फोकस सिर्फ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की जगह इन प्रोडक्ट्स के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाने पे था। हैटसन के पास 3 ब्रांड्स हैं जिन्होंने एनुअली 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए। कंपनी के चेयरमैन ने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेगमेंट को क्रिटिसाइज भी किया कि कई कंपनीज इस सेगमेंट के वॉल्यूम्स होरेका या होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कैफे से अचीव करते हैं और ये क्लाइंट्स डिस्काउंट और एक्सटेंडेड क्रेडिट्स पे ऑपरेट करते हैं, जिससे इस हाई मार्जिन सेगमेंट के मार्जिन्स कम हो जाते हैं। हेरिटेज भी एक ब्रांड लेड अप्रोच ले रहा है। जैसा मैंने बताया, कंपनी ने अपने योगर्ट जेवी में स्टेक्स बढ़ाए हैं। कंपनी प्योर दूध की शक्ति जैसे कैंपेन्स भी चला रही है, जिसका रीच 1 लाख से ज्यादा कस्टमर्स तक है। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर में कंपनी के मिल्क रेवेन्यूज का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थोड़ा कम था, लेकिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट हाफ में बढ़ा। मतलब कंपनी इस नए कैटेगरी में अग्रेसिवली एंटर नहीं कर रही है। कंपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और एक्सपेंशन में इक्वल फोकस रख रही है। ये कंपनीज हाई प्रोटीन फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स में भी अपना फोकस शिफ्ट कर रही हैं। अर्बन हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स में प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क, योगर्ट और शेक्स का डिमांड बढ़ रहा है, स्पेशली मेट्रो सिटीज में। ये बस एक नीश नहीं है, बल्कि एक कंज्यूमर सेगमेंट है जो 20 to 30% प्रीमियम्स पे करने को तैयार है। हैटसन इस सेगमेंट में बहुत तेजी से मूव कर रहा है। कंपनी ने 3 to 6 मंथ्स में हाई प्रोटीन प्रोडक्ट्स के लॉन्चेस अनाउंस कर दिए। कंपनी के 100% रेफ्रिजरेटेड लॉजिस्टिक्स और डीप आइसक्रीम कोल्ड स्टोरेज इसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज देते हैं। जिन कंपीटिटर्स के पास कोल्ड चेन्स नहीं है, उन्हें थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स पे डिपेंड करना होगा। हेरिटेज ब्रांड अवेयरनेस से प्रीमियम पोजीशन क्रिएट करने पे फोकस कर रहा है ताकि यह हाई प्रोटीन सेगमेंट में प्रीमियम कमांड कर सके। डोडला ने अभी तक प्रोटीन पे अपना फोकस शिफ्ट नहीं किया है, लेकिन कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन पे फोकस कर रही है। दोनों कंपनीज पहले एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके बेसिस पे वो हाई प्रोटीन सेगमेंट के लिए हायर प्राइसेस डिमांड कर सकें। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर में इंडिया के डेयरी इंडस्ट्री को प्रोक्योरमेंट इन्फ्लेशन के कारण लोअर मार्जिन से डील करना पड़ा, लेकिन कंपनी अपने दूसरे स्ट्रैटेजीज से अपने पोजीशंस इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी कंपनी की स्ट्रैटेजी काम करेगी? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।